हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ द हिंद गुरु एकेडमी। तो आज हम लोग अपने मोल कंसेप्ट के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा 6th लेक्चर्स है। और आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं डेट इज़ एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मोलर मास के बारे में। अब तक के हम लोग जो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं डेट इज़, अगर पिछले लास्ट लेक्चर की बात करें उसमें आपको बताया गया था कैलकुलेशन ऑफ चार्ज के बारे में कि अगर जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कैलकुलेशन की बात की थी, जहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैलकुलेट करते थे। लेकिन हमने कल ने आपको अब कुछ अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाए, जहाँ पे अगर किसी आयंस के अगर कुछ मासेस दे दिया जाए 19 ग्राम या 20 ग्राम या 50 ग्राम मास दे दिया जाए, फिर आपसे अगर पूछा जाए कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो उस पे बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। फिर आपको चार्ज कैलकुलेशन के बारे में बताया गया कि एक आयंस में कितना चार्ज होगा और किसी भी स्पीसीज के ऊपर, चाहे एक एटम्स हो या एक ग्रुप ऑफ एटम्स हो, उसके ऊपर जो चार्ज का अपीयरेंस होता है वो क्यों होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एटम्स, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज के बाद, डेट इज एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मोलर मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास क्या होता है, क्योंकि अभी हम पिछले ही कुछ लेक्चर, सेकंड या थर्ड लेक्चर में हमने बात किया था एटॉमिक मास के बारे में और मोलर मास के बारे में। अब ये एक नया टर्म आ गया, डेट इज एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मोलर मास। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। यहाँ पे इसको स्पेलिंग ठीक कर लो, ये एवरेज एटॉमिक मास है। अब देखिए, एवरेज एटॉमिक मास को बताने से पहले हम लोगों को बात करना होगा, एक टर्म है डेट इज आइसोटोप्स। क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास जो डिफाइंड है वो आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आइसोटोप्स क्या होता है। तो आइसोटोप्स क्या होता है, अगर कोई दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर अलग अलग हो, तो वो दोनों आपस में क्या कहलाएगा, आइसोटोप्स कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन आप लिख लो। Two or more atoms have same atomic number but have different mass number। बट हैव डिफरेंट मास नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो बहुत सारे आइटम्स हैं जो आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर आप बात कीजिएगा कार्बन एटम के बारे में, तो कार्बन एटम आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। कुछ कार्बन एटम्स ऐसे होते हैं जिसका मास नंबर 12 होता है, कुछ कार्बन एटम ऐसे होते हैं जिसका मास नंबर 13 होता है, और कुछ कार्बन एटम ऐसे होते हैं जिसका मास नंबर 14 होता है। तो ये कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 सबके एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सभी के तीनों कार्बन एटम का, चूंकि एटम कार्बन है तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, और मास नंबर यहाँ पर अलग अलग है। इसका मास नंबर है 12, इस कार्बन का 13 और इसका 14। तो ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स कहलाते हैं। आइसोटोप्स। उसी हिसाब से अगर हम कोई दूसरे एटम की बात करें, जैसे क्लोरीन एटम की बात करते हैं, तो क्लोरीन एटम के भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं और इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं। कुछ क्लोरीन एटम ऐसे होते हैं जिसका मास नंबर 35 होता है, और कुछ क्लोरीन एटम ऐसे होते हैं जिसका मास नंबर 37 होता है। इसके अलावा अगर और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे बोरोन एटम की अगर हम बात करें, तो बोरोन एटम के भी 2 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ बोरोन एटम ऐसे होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, कुछ बोरोन एटम ऐसे होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो होता है क्या कि अगर हमसे कोई एटॉमिक मास अगर पूछता है, जैसे अगर हम कार्बन के एटॉमिक मास पूछें, तो कार्बन के एटॉमिक मास आप बतलाओगे 12 AMU।
अब हम 12 AMU बोलते हैं। मैंने आपको बतलाया था कि एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो उतना ही होता है न्यूमेरिकली जो उसका मास नंबर होता है। अब कार्बन का मास नंबर, अगर हम एटॉमिक मास अगर 12 AMU बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि कार्बन के ऊपर जो मास नंबर है कितना है, 12 है, तो हम इसे 12 AMU बोल रहे हैं। तो अब तक हम 12 लेके काम चला रहे थे, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट देखोगे तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है डेट इज 12.01 AMU। अगर आप पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो आपको कार्बन का एटॉमिक मास मिलेगा 12.01। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास कार्बन के 3 तरह के एटम्स हैं, कुछ कार्बन एटम ऐसे हैं जिसके 12 मास नंबर है, कुछ 13 है और कुछ 14 है। तो अब हम यहाँ पे 12 एटॉमिक मास इसका बोलें या 13 बोले या 14 बोले, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम सिर्फ 12, 13 या 14 नहीं बोलते, हम यहाँ पे सबका एवरेज लेकर के बात करते हैं। और जब आप तीनों एटम की कंट्रीब्यूशन लेकर के आप एटॉमिक मास कार्बन का बताओगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, डेट इज 12.01। तो ये कहानी है कि आइसोटोप एवरेज एटॉमिक मास का। तो पहली बात कि एवरेज एटॉमिक मास हम डिफाइंड करते हैं किसके लिए, एक आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए। अब ये कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम के अंदर अगर आपके पास 1 मोल कार्बन एटम है तो 1 मोल कार्बन एटम के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको C12 वाला ही मिलेगा। उस 1 मोल कार्बन एटम के अंदर कुछ कार्बन एटम ऐसे होंगे जिसका मास नंबर 12 होगा, कुछ कार्बन एटम ऐसे होंगे जिसका मास नंबर 13 होगा, कुछ कार्बन एटम ऐसे होंगे जिसका मास नंबर 14 होगा। अगर आपके पास 100 कार्बन के एटम्स हैं तो 100 कार्बन एटम्स के मिक्सचर में ये कार्बन के तीनों एटम्स एग्जिस्ट करेगा, 12 मास नंबर वाला भी, 13 मास नंबर वाला भी और 14 मास नंबर वाला भी। इसलिए हम उस पूरे कार्बन एटम को, 100 कार्बन एटम्स को हम आइसोटोपिक मिक्सचर बोल सकते हैं कि वो एक आइसोटोप्स का मिक्सचर है, उसमें डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पार्टिकुलर एटम की। तो वैसे केसेस में कि जो एटम आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये आइसोटोप्स, या फिर आप इसे बोल सकते हो आइसोटोपिक मिक्सचर, इसे आप आइसोटोपिक मिक्सचर बोल सकते हैं। तो जो एटम्स आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसके आइसोटोप्स को हम बोलते हैं आइसोटोपिक मिक्सचर। और उस पार्टिकुलर एटम के एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। वहाँ पे हम उसकी एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, हम उसके क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हमारे पास अगर कोई एक एटम है, मान लो कोई एक एटम X है और इसके 2 आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एटम X और इसके 2 आइसोटोप्स हैं। एक आइसोटोप्स ऐसा है जिसका मास नंबर M1 है और एक आइसोटोप्स ऐसा है जिसका मास नंबर M2 है। अब चूंकि एटम सेम है तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा। मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर अगर Z है तो इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होगा, Z होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब इसका कुछ परसेंटेज होगा। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल को हटाए, अगर हम मान लीजिए कार्बन की ही बात करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन एटम की अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक एटम है, एक इन जनरल को हम जनरलाइज फॉर्म में ले लेते हैं। मान लीजिए कोई एक एक्स कोई एटम है, ठीक है। अब इसके मान लेते हैं 2 आइसोटोप्स है। एक आइसोटोप्स है इसके अंदर जिसका मास नंबर कितना है, M1। एक दूसरा आइसोटोप्स इसका ले लेते हैं जिसका मास नंबर कितना है, डेट इज M2। अब क्या होगा कि इस एटम के अंदर जो X एटम है, अगर इसके हमारे पास अगर 100 एटम्स है तो 100 एटम्स में कुछ ये भी होगा, कुछ ऐसे एटम्स होंगे X के उस 100 पीसेस में जिसका मास नंबर M1 होगा और कुछ पीसेस ऐसे होंगे जिसका मास नंबर M2 होगा। तो हम यहाँ पे इसका परसेंटेज के हिसाब से बात कर लेते हैं कि इस X एटम के अंदर इस दोनों का अमाउंट कितना परसेंटेज है। तो मान लेते हैं इसका जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को हम बोलते हैं परसेंटेज अबंडेंस, और मान लेते हैं इसका परसेंटेज कुछ A होगा और इसका परसेंटेज कुछ B होगा। आप इसे परसेंटेज अबंडेंस भी बोल सकते हो या फिर इसे हम लोग मोल परसेंट भी बोलते हैं। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने क्या बताया कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कुछ कार्बन एटम ऐसे होते हैं जिसका मास नंबर 12 होता है,
कुछ कार्बन एटम्स ऐसे होते हैं जिसका मास नंबर 13 भी होता है और 14 भी होता है। अगर आपके पास 100 कार्बन एटम्स है या 200 कार्बन एटम्स है तो उस 200 कार्बन एटम्स के अंदर कार्बन के तीनों आइसोटोप्स एग्जिस्ट करेंगे। अब सबका परसेंटेज अलग अलग होगा। 12% 12 वाले का परसेंटेज होगा, कुछ 13 वाले का परसेंटेज होगा। ओवरऑल जो अगर आपके पास 100% होगा तो कोई 30% होगा, कोई 70% होगा। अगर इसमें मान लेते हैं कि अगर एटम्स के अगर दो आइसोटोप्स है तब परसेंटेज अबंडेंस इसका मान लेते हैं A% और इसका मान लेते हैं B% और दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, डेट इज 100%। तो अगर हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा कि एवरेज एटॉमिक मास की x एटम का एटॉमिक मास क्या होगा, इस एटम x का अगर हमको कैलकुलेट करना है कि एटॉमिक मास क्या होगा, तो चूंकि ये x एटम एग्जिस्ट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स, तो आप इसका एटॉमिक मास m1 नहीं बोलोगे, m2 नहीं बोलेंगे, हम m1 और m2 का एवरेज ले लेते हैं। जैसे कार्बन के बारे में बात की है कि कार्बन का अगर हमसे कोई एटॉमिक मास पूछेगा तो हम ना ही 12 बोलेंगे, ना ही 13 बोलेंगे और ना ही 14 बोलेंगे। 12, 13, 14 का एवरेज लेंगे और वो जो वैल्यू आएगा डेट इज कितना आएगा, 12.01। अब ये 12.01 कैसे कैलकुलेट होता है तो वो अब हम उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे एक एटम ले लिया गया है कि x कोई एटम है, उसके दो आइसोटोप्स है। एक आइसोटोप्स है जिसका मास नंबर m1 है, दूसरा आइसोटोप्स है जिसका मास नंबर m2 है। और m1 का जो परसेंटेज है उसको हम बोलते हैं परसेंटेज अबंडेंस या फिर बोलते हैं मोल परसेंट। तो m1 का इस वाले आइसोटोप्स का परसेंटेज A है और इस वाले आइसोटोप्स का परसेंटेज B है। अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करने चलें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है m एवरेज कैलकुलेट करने का, एवरेज एटॉमिक मास। इसका एटॉमिक मास को आप एटॉमिक मास नहीं बोलिएगा, इसके एटॉमिक मास को हम लोग बोलेंगे डेट इज एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। और इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में m एवरेज लिखते हैं। तो इस पार्टिकुलर एटम के लिए अगर आप m एवरेज कैलकुलेट करोगे तो आपके पास अगर फॉर्मूला है, जैसे मोल कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो मोल बराबर क्या होता है, डेट इज मोल बराबर होता है गिवन मास, या फिर सीधा हम लिखते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर यहां से हम मोलर मास अगर कैलकुलेट करना चाहें तो मोलर मास इक्वल टू हो जाएगा डेट इज मास डिवाइडेड बाय मोल। और यही फॉर्मूला लगा करके हम इस एटम का m एवरेज कैलकुलेट करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो परसेंटेज ये पता चल गया जिसको आप मोल परसेंट ही बोलते हो। अगर हम इसी एटम का अगर हम मास अगर कैलकुलेट करना चाहे, इस पार्टिकुलर आइसोटोप्स का मास कितना होगा, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। अगर इस पार्टिकुलर एटम का अगर हमको मास पता करना होगा कि मास कितना होगा, तो मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास बराबर कितना हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल है A और मोलर मास कितना होगा, तो एटम का जो यहाँ पे जो इसका मास नंबर है, तो उस एटम का अगर हम न्यूमेरिकली अगर बात करें कि एक एटम का जो मास मोलर मास होता है और एटॉमिक मास होता है, न्यूमेरिकली वो उतना ही होता है जितना उस एटम का मास नंबर होता है। तो अगर हम मास कैलकुलेट करना चाहें तो मास बराबर कितना हो जाएगा, मोलर मास इंटू मोल। तो इस एटम का जो मास हो जाएगा, इस एटम के मास हो जाएगा, तो अब इसका मोल कितना होगी या A और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, तो यूनिट को अभी हम नहीं ले रहे, न्यूमेरिकली जो वैल्यू हो जाएगा वो उसके मास नंबर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मोलर मास हम कितना ले सकते हैं, A इंटू M1, या फिर आप इसे बोल दीजिए M1A, और इसका जो मास हो जाएगा डेट विल भी कितना हो जाएगा, M2 इंटू B। सिंपल से फॉर्मूला लगाते हैं, मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। मोल आपको दिया हुआ A और मोलर मास कितना हो जाएगा, तो इस पार्टिकुलर एटम का जो मोलर मास होगा वो न्यूमेरिकली उतना ही होगा जितना उसका मास नंबर है। तो मास इक्वल हो गया M1A और M2B। अब अगर हमको M एवरेज निकालना होगा, इस एटम का अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा, तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, डेट इज M एवरेज इक्वल टू, तो मोलर मास कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, मास डिवाइडेड बाय मोल। तो टोटल मास ले लीजिए, ये तो एक सिंगल सब्सटेंस के लिए, लेकिन अगर हम इस दोनों का इस मिक्सचर के लिए अगर बात करें, ये एक मिक्सचर, आप मिक्सचर मान सकते हो कि एक एटम के अंदर जो X एटम है उसके अंदर दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहा है। एक आइसोटोप्स ऐसा जिसका
मास नंबर m1 है और दूसरा जिसका मास नंबर m2 है। तो अगर आप यहाँ पे m एवरेज कैलकुलेट करोगे तो आपको मास नहीं टोटल मास लेना पड़ेगा। टोटल मास कितना होगा, दिस प्लस दिस। तो यहाँ पे जो वैल्यू बन जाएगा डेट इज m1a प्लस m2b और डिवाइडेड बाय टोटल मोल लेना पड़ेगा। तो टोटल मोल कितना हो जाए, डेट इज a प्लस बी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले को आप यूज करके आप किसी भी आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए, एक आइसोटोपिक मिक्सचर का अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि आइसोटोपिक मिक्सचर है इसीलिए हम एटॉमिक मास नहीं बोल करके एवरेज एटॉमिक मास बोल रहे हैं। तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए m1a प्लस m2b डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो अगर 2 आइसोटोप्स है तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए अगर 3 आइसोटोप्स रहे या 4 आइसोटोप्स रहे या 5 आइसोटोप्स रहे या कितना भी रहे, तो आप इसी फॉर्मूले को आप एक्सटेंड कर सकते हो। डेट इज m1a प्लस m2b प्लस m3c प्लस डॉट डॉट डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c प्लस डॉट डॉट। तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए 3 आइसोटोप्स हैं तो जो फर्स्ट आइसोटोप होगा उसका मास नंबर, सेकेंड आइसोटोप्स का मास नंबर, थर्ड आइसोटोप्स का मास नंबर, इसका फोर्थ फिफ्थ जो भी आएगा उसका मास नंबर ले लीजिए और सबके परसेंटेज अबंडेंट जो उसके मोल परसेंट है उससे मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे उसका परसेंटेज अबंडेंस लेकर के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हैं, टोटल मोल्स का जो वो वैल्यू आ जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले को यूज करके हम एक एटम का एवरेज एटॉमिक मास को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन। जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन एटम के बारे में, अभी हम आपको बताएंगे कि कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास होता है डेट इज 12 नहीं होकर कितना होता है, 12.01 AMU। आप क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास लेते हो 35.5 AMU। आप यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो कार्बन एटम का एटॉमिक मास हम 12 लेकर के काम बना लेते हैं, और जब क्लोरीन एटम के एटॉमिक मास की जरूरत पड़ता है तो हम वहाँ पे 35.5 पूरा लेते हैं। यहाँ पे 0.01 को हम निगलेक्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे 0.5 को हम निगलेक्ट नहीं करते हैं। तो बहुत लोगों को ऐसा सोचना होता है कि वो मैथ्स के हिसाब से सोचते हैं कि पॉइंट के बाद 0 है तो माइनर क्वांटिटी, पॉइंट के बाद 0 है तो पॉइंट के बाद 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो वो ये सोच करके उसको छोड़ देते हैं और 12 लेके काम बनाते हैं। जबकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 है तो 5 एक बड़ी क्वांटिटी है, नंबर है जिसका सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ पे 0.5 को नेग्लेक्ट नहीं करते। बहुत लोगों को ऐसा सोचना होता है, बट इसके पीछे कोई मैथ्स नहीं है, इसके पीछे केमिस्ट्री है कि हम यहाँ पे 0.01 को क्यों निगलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 0.5 को निगलेक्ट क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए हम आपको सॉल्व बताते हैं इसको क्या क्या ऐसा क्या होता है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन एटम की ही बात करें तो कार्बन एटम के 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ कार्बन एटम ऐसे होते हैं जैसे C12 हो गया, C13 हो गया और C14 हो गया। अब इसका जो परसेंटेज अबंडेंट है, परसेंटेज अबंडेंस, इसका जो परसेंटेज अबंडेंस है दैट इज C12 एग्जिस्ट करता है 99.1% और C13 जो होगा दैट इज 0.05% और C14 जो हो जाएगा दैट इज 0.85%। तो आप देखो यहाँ पे अगर हम इस कार्बन का, अगर इसके लिए अगर हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करें, जिसको आप एटॉमिक मास नहीं बोल करके आप एवरेज एटॉमिक मास बोलिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी हमने आपको बताया कि किसी भी आइसोटोपिक मिक्सचर के अंदर अगर एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज m1a प्लस m2b, और यहाँ पे चूंकि 3 आइसोटोप्स हैं तो आप ये फॉर्मूले को 3 एटम वाले 3 आइसोटोप्स पर आप अप्लाई करो, m3c और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा a प्लस b प्लस सी। अब यहाँ पर आप सारे वैल्यूज को पुट कीजिए। m1 क्या हो गया, जो आइसोटोप्स है उसका मास नंबर, ये जो वैल्यू है 12 ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, m1 को, ये वैल्यू 13 रिप्रेजेंट करेगा m2 को, ये रिप्रेजेंट करेगा m3 को, ये रिप्रेजेंट करेगा a को, ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये c को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सारे वैल्यूज के यहाँ पे पुट कीजिएगा। m1 का वैल्यू पुट करेंगे दैट इज कितना है 12 इंटू a कितना है 99.1 प्लस m2 13 और b का वैल्यू आप पुट कीजिए दैट इज 0.05 प्लस m3
हो गया आपका 14 और उसका जो परसेंटेज अबंडेंस है दैट इज 0.85 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C, आप सबको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका दैट इज 99.1 प्लस 0.05 प्लस 0.85। आप इस सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट, तो नीचे कैलकुलेट ऐड करने के बाद 100 आ जाएगा, आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 12.01। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आया 12.01, तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद जो 01 है वो 01 को हम इसलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कार्बन एटम के अंदर जो परसेंटेज 12 वाले का है वो 99.1% 12 वाले का, तो चूंकि C12 का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है और उसके रिस्पेक्ट में 13 और 14 का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर आपके पास अगर 100 कार्बन के आइटम्स है तो 100 कार्बन आइटम्स में 99.1% जो कार्बन आइटम होगा डेट इज 12 मास नंबर वाला होगा और बाकी 0.05% 13 वाला, 0.85% 14 वाला। तो चूंकि 13 एटॉमिक मास और 14 एटॉमिक मास वाले का परसेंटेज बहुत ही कम है, एकदम नेग्लिजिबल है, इसीलिए हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कार्बन को जब न्यूमेरिकली हम सॉल्व करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास हम 12 लेते हैं, 13 और 14 को निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मैथ्स वाला फंडा नहीं लगाते हैं कि पॉइंट के बाद 0 इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है इसलिए 12 यूज़ कर लेते, नहीं, यहाँ पे हम 0.01 को इसलिए निगलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम कौन सा है 12, तो सिर्फ 12 लेकर के हम लोग काम बना लेते हैं। तो इसलिए कार्बन का जो एटॉमिक मास कितना होता है जो पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ रहता है 12.01, उसके पीछे रीज़न ये है। अगर हम क्लोरीन एटम की अगर बात करें, जैसे यहीं पर हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन एटम का। अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन एटम का, ठीक है, तो क्लोरीन के भी दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, और यहाँ पे जो क्लोरीन का जो परसेंटेज अबंडेंस है ये एग्जिस्ट करता है डेट इज 25% और ये एग्जिस्ट करता है 75%, नहीं, ये 35 ये एग्जिस्ट करता है 75% और ये एग्जिस्ट करता है 25%। अगर आपके पास क्लोरीन का 100 एटम्स है तो 100 एटम्स में 35 मास नंबर वाला कितना होगा 75 पीस, 75 एटम्स, और 37 मास नंबर वाले एटम कितना होगा 25। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 75% और 25% मतलब नेग्लिजिबल नहीं है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 25 भी अच्छे खासे वैल्यूज है, हम यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लोरीन का जो एटॉमिक मास किसी एक के हिसाब से नहीं बता पाओगे कि हम सिर्फ 35 या सिर्फ 37 नहीं बोल सकते 30, लेकिन यहाँ पे आप अगर देख रहे हो तो ये दोनों वैल्यूज जो हो गया C13 और C14 को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो इसलिए हम 12 लेकर के काम बना लेते हैं। और यहाँ पे चूंकि नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं है तो कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू लेकर काम नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हम लोग 35.5 पूरा यूज़ करते हैं। कैलकुलेट करते हैं इसके लिए एम एवरेज इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास M1A प्लस M2B डिवाइडेड बाय A प्लस B। अगर M1 की बात कीजिएगा तो ये जो वैल्यू है 35 ये रिप्रेजेंट करेगा M1 को, ये रिप्रेजेंट करेगा M2 को, ये रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल a को, और ये रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल b को। तो यहाँ से M1 की वैल्यू कितना हो गया डेट इज 35 इंटू a का वैल्यू हो गया 75 प्लस M2 का वैल्यू हो गया 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, दैट इज 75 प्लस 25, 75 प्लस 25। आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 35.5। अब यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू आया था डेट इज 12.01, यहाँ पे वैल्यू आया 35.5। हम कैलकुलेशन जब करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 लेकर के काम बना लेते हैं, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 लेकर काम नहीं बनाते हैं। 35.5 आपको यूज़ करना ही पड़ेगा।
अगर 0.5 नेगलेक्ट करोगे आपका आंसर गलत आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर 12 लेके काम बनाते हैं आंसर गलत नहीं आता, सही आता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 0.01 को नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 0.01 जिसके वजह से आ रहा है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। 13 और 14 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है 12 के कंपैरिजन में, इसलिए सिर्फ 12 को लेकर के हम काम बना लेते हैं। इसका एटॉमिक मास कितना है, इसका मास नंबर कितना है 12, और जितना मास नंबर होता है एक एटम का न्यूमेरिकली वही उसका एटॉमिक मास होता है। लेकिन अगर आप क्लोरीन के केस में अगर बात कीजिएगा तो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट दी एनी ऑफ दीज टू। ये 75% है, ये 25% है, तो यहाँ पे आप 0.5 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको दोनों को लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों की कंट्रीब्यूशन अच्छे खास है। तो ये रीज़न लॉजिक होता है कि हम यहाँ पे जो सोचते रहते हैं कि मैथ्स की वजह से कि 0.5 है और ये 0.01 है, इनसिग्निफिकेंट नंबर है, ये इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, पॉइंट के बाद 0 है तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे हम नहीं सोचते हैं, ये मैथ्स के हिसाब से नहीं सोचते हैं, नेग्लेक्ट तो करते हैं बट उसके पीछे रीज़न क्या है वो रीज़न हमने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये इस तरह से हम लोग किसी भी एटम्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज अगर आपको एक आइसोटोपिक मिक्सचर दिया जाए तो उस एटम का अगर हमको एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होगा, जिसको हम एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो उसके परसेंटेज अबंडेंस यूज करके, और ये फॉर्मूला यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आसानी से। इस पर हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये एक एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, बोरोन एग्जिस्ट in nature in form of B10 and B11. B10 and B11 if atomic mass of boron is 10.8 AMU, then calculate percentage abundance of B10 and B11 in the mixture. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बोरोन नेचर में जो एग्जिस्ट करता है वो B10 और B11 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर आपके पास बोरोन के कुछ एटम्स हैं तो उसके अंदर आपको बोरोन के वैसे भी एटम्स होंगे जिसका मास नंबर 10 होगा, और कुछ ऐसे भी एटम्स होंगे जिसका मास नंबर 11 होगा। तो आपको बोला गया है कि अगर बोरोन का एटॉमिक मास 10.8 AMU है तो ये बोरोन का एटॉमिक मास नहीं है, ये बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास है, क्योंकि बोरोन एग्जिस्ट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर। तो ये बोरोन का कौन से मास को, एटॉमिक मास नहीं बल्कि बोरोन के एवरेज एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा, एम एवरेज को। अब आपसे पूछा गया है कि अगर ये बोरोन का एटॉमिक मास है तो उसके अंदर बताइए B10 और B11 के परसेंटेज कितने होंगे, परसेंटेज अबंडेंस कितना होगा। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये बोरोन का एटम है, तो बोरोन का एटम ये B10 हो गया और B11 हो गया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो परसेंटेज अबंडेंस होगा, परसेंटेज अबंडेंस, तो मान लेते हैं अगर ये x% होगा तो ये कितना हो जाएगा, डेट इज दोनों मिला करके तो 100% होगा, तो ये हो जाएगा 100 - x। अब आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, परसेंटेज अबंडेंस आ जाएगा, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, डेट इज m एवरेज इक्वल्स टू m1a प्लस m2b डिवाइडेड बाय a प्लस b। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अब सारा वैल्यूज यहाँ पे दिया हुआ, डेट इज ये 10 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा m1 को, ये रिप्रेजेंट करेगा m2 को, ये रिप्रेजेंट करेगा
ए को और 100 माइनस एक्स रिप्रेजेंट करेगा बी को। अब सब वैल्यू को इसमें पुट करो। m1 की वैल्यू हो गया डेट इज 10, ए का वैल्यू हो गया x, m2 का वैल्यू हो गया 11, b का वैल्यू हो गया 100 माइनस एक्स और a प्लस बी डेट इज x प्लस 100 माइनस एक्स। तो ये तो कट के वैसे भी 100 ही आने वाला है और m एवरेज ये जो वैल्यू है ये m एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस वैल्यू को आप ले लीजिए यहाँ पे 10.8 am। अब इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ से x प्लस माइनस कैंसिल, ये 100 इससे मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपको 1080 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 10x प्लस 11 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 1100 माइनस 11x। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप 1100 को इधर ले आइए, माइनस 1100 इक्वल्स टू 10x माइनस 11x कितना हो जाएगा माइनस एक्स। यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा डेट इज माइनस 20 इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, डेट इज x की वैल्यू कितना आ गया 20। तो x की वैल्यू 20 आने का मतलब क्या हो गया कि जो B10 है, जो जिसको हमने x माना था परसेंटेज, तो B10 का परसेंटेज कितना हो गया उस आइसोटोपिक मिक्सचर में। B10 का जो परसेंटेज होगा डेट विल बी 20% और जो B11 का जो परसेंट होगा डेट विल बी 100 माइनस एक्स डेट इज 80%। तो इस तरीके से आप एक एवरेज एटॉमिक मास, एक आइसोटोपिक मिक्सचर अगर दिया जाए तो आप उसके परसेंटेज अबंडेंस के हेल्प से उस एटम्स का आप एवरेज एटॉमिक मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, या आपको एवरेज एटॉमिक मास दिया जाए तो उसके अंदर जो भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं आप उसका परसेंटेज अबंडेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं, हमने दो टॉपिक के बारे में हेडिंग लगाया था, डेट इज एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मोलर मास। तो ये एवरेज एटॉमिक मास की कहानी थी, आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज एटॉमिक मास क्यों पढ़ना जरूरी है और ये किसके लिए पढ़ते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास बेसिकली हम एक आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए पढ़ते हैं जहाँ पे अलग अलग आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं और हमको पता है कि एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो न्यूमेरिकली उसके मास नंबर के बराबर होता है। और जब बात आती है आइसोटोप्स का, आइसोटोप्स के अंदर अलग अलग आइसोटोप्स है, उस एटम के अलग अलग मास नंबर है। तो हम किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू को एटॉमिक मास के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, वहां पे हमको सबका कंट्रीब्यूशन लेना पड़ता है। तो वैसे मिक्स एटम्स जो आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेट इज एवरेज एटॉमिक मास। तो अब हम बात करते हैं एवरेज मोलर मास के बारे में। एवरेज मोलर मास, अब ये एवरेज मोलर मास क्या होता है? तो एवरेज मोलर मास हम लोग डिफाइन करते हैं एक गैसियस मिक्सचर के लिए। डिफाइन फॉर अ गैसियस मिक्सचर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर, ये कंटेनर है, इसके अंदर अलग अलग गैस एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर N2 है, जैसे मान लो O2 है, या फिर मान लेते हैं अमोनिया है, या फिर आप मान लीजिए इसके अंदर SO3 गैस है। तो अगर हमको कोई पूछेगा कि भाई इस गैसियस मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा, तो हम यहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर गैस का हम मोलर मास नहीं बता सकते कि N2NH3 या फिर O2 या फिर SO3। तो ऐसे मिक्सचर अगर आपको दो या दो से ज़्यादा गैसेस का मिक्सचर बना के अगर दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए उस गैसेस मिक्सचर का आप मोलर मास बताइए, तो फिर हम उसके लिए मोलर मास नहीं बल्कि एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे सबका कंट्रीब्यूशन होता है और सबके मोलर मास के हेल्प से हम लोग एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी द एवरेज दैट विल बी द मोलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, नोट फॉर इंडिविजुअल गैस। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए भी आपको क्या किया जाएगा, इस गैसेस के अंदर सबका परसेंटेज दिया जाएगा कि N2 कितने परसेंट है, O2 कितना है, SO3 कितना है, अमोनिया कितना है। तो फॉर्मूला तो हमारा सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर है, एक गैसियस मिक्सचर है, इसके अंदर अलग अलग गैस एग्जिस्ट कर रहा है। मान लेते हैं गैस A, गैस B,
या फिर गैस C। और यहाँ पर आपको सबका मोल परसेंट दिया जाएगा, परसेंटेज मोल परसेंट बोलिए, या फिर हम क्या बोलते हैं मोलर कॉम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, मोल परसेंट। तो इसका मोल परसेंट मान लीजिए दिया गया A, इसका मोल परसेंट दिया गया B, इसका मोल परसेंट दिया गया C। तो इस गैसियस मिक्सचर के लिए, इस गैसियस मिक्सचर के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना होगा एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास को भी हम लोग m एवरेज से ही डिनोट कर सकते हैं। तो m एवरेज के लिए सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, डेट इज m एवरेज इक्वल्स टू m1a प्लस m2b प्लस m3c। अगर मान लीजिए और भी गैसेस रहेगा तो इस हिसाब से हम लोग डॉट डॉट यूज कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c प्लस डॉट डॉट। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। बस आपको इतना सा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे ए बी सी क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग गैसेस के मोल परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और M1 M2 M3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो M1 रिप्रेजेंट करेगा गैस ए की मोलर मास, गैस ए का जो मोलर मास होगा डेट इज कितना हो गया, M1 हो गया। गैस बी का जो मोलर मास होगा उसको हम M2 बोल रहे हैं। गैस सी का जो मोलर मास होगा उसको हम M3 बोल रहे हैं। इसी तरीके से गैस 4, जैसे मान लीजिए N2 है तो N2 का मोलर मास हमको पता है 28 ग्राम पर मोल, O2 का पता है 32 ग्राम पर मोल। तो अगर मान लीजिए गैस ए की जगह अगर N2 रहेगा तो मोलर मास M1, तो M1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 28। गैस बी की जगह अगर मान लीजिए O2 रहता है तो M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेट इज 32 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से आपको एक गैसेस मिक्सचर बना करके दिया जाएगा और उस गैसेस मिक्सचर का अगर आपसे एवरेज मोलर मास पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिएगा, M1A प्लस M2B M3C डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। इस पे आपको एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बतलाता हूँ। जैसे अगर हम बात करते हैं एयर के बारे में, तो एयर क्या चीज़ है, एयर गैसियस मिक्सचर है जहाँ पे अलग अलग गैसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एयर की बात करें तो एयर के अंदर बहुत सारे गैस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर मेजरली अगर हम बात करें तो इसके अंदर N2 गैस एग्जिस्ट करता है और O2 गैस एग्जिस्ट करता है। जहाँ पे अगर हम परसेंटेज की बात करें कि मोल परसेंट या परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी बोल सकते हो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो अप्रोक्सीमेटली जो N2 एग्जिस्ट करता है डेट इज 80% और O2 जो एग्जिस्ट करता है डेट इज 20%। तो अब अगर हमसे यहाँ पे अगर एयर का मोलर मास नहीं बल्कि एवरेज मोलर मास हमको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर एयर का मोलर मास हमसे कोई पूछेगा तो हम N2 या O2 की मोलर मास नहीं बताएंगे, N2 और O2 का दोनों का कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बतलाएंगे। तो एयर के लिए जो एवरेज मोलर मास हो जाएगा, इसके लिए अगर हमको M एवरेज अगर कैलकुलेट करना होगा तो हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया, डेट इज M एवरेज इक्वल टू, चूँकि यहाँ पे हम दो ही गैस कंसीडर किए हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा M1A प्लस M2B डिवाइडेड बाय A प्लस B, जहाँ पे M1 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, N2 गैस के मोलर मास को, M2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, O2 गैस की मोलर मास को, और A और B क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, उसके परसेंटेज कॉम्पोजिशन को। तो अगर हम यहाँ से अगर M1 की वैल्यू की बात करें तो M1 क्या हो जाएगा, N2 का मोलर मास डेट इज 28, M2 क्या हो जाएगा, डेट इज O2 का मोलर मास, तो वो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल a की वैल्यू हो गया और ये स्मॉल b का वैल्यू हो गया। अब सारे वैल्यूज़ को पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, डेट इज यहाँ पे जो M1 हो गया आपका 28 इंटू 80 प्लस 32 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा, डेट इज 100। इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये वैल्यू आ जाएगा, आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये समथिंग 28.8 ग्राम पर मोल के हिसाब से कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग या फिर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, शायद इतना नहीं, 20 कैलकुलेशन कुछ गलत लग रहा था तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2240 प्लस 640 डिवाइडेड बाय
100 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.80 ग्राम पर मोल। तो ये आ गया एयर का एवरेज मोलर मास, डेट इज कितना 28.8 ग्राम पर मोल। तो इस हिसाब से आपको अगर कोई एक गैसेस मिक्सचर दिया जाता है तो हम उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी, अगर आपको एम एवरेज बता दिया जाएगा तो आप उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन ही बता सकते हो, क्योंकि हम इसको मान लेंगे x%, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x%, तो x की वैल्यू आ जाएगा, तो दोनों का परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाएगा। या फिर आपको अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया जाएगा तो उस मिक्सचर का आप एवरेज मोलर मास भी बता सकते हैं। तो एक दो इस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट एम एवरेज ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग m average of mixture containing SO2 and O2 in 2:1 मोल रेशियो। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको जो भी गैस मिक्सचर के अंदर है उसका मोलर कॉम्पोजिशन परसेंटेज नहीं दे करके क्या दिया गया, उसका मोल रेशियो दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं, जो हम ए और बी यूज़ करते थे ना, वो ए और बी, ए हो जाएगा 2 और बी का वैल्यू हो जाएगा 1। आप मोल रेशियो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो गैसियस मिक्सचर है, इस गैसियस मिक्सचर के अंदर दो गैस प्रेजेंट है। कौन सा? एक है SO2 और दूसरा है O2। तो इसका आपको परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दे करके क्या दिया गया, मोल रेशियो दिया गया। और वो मोल रेशियो कितना दिया गया, डेट इज SO2 है 2:1। अब हम यहाँ पे जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चूंकि यहाँ पे 2:1 एक सिंपल रेशियो में है, अगर मान लीजिए अगर कुछ ऐसा रेशियो दिया जाए जो कटने वाला हो तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे, उस टाइप के भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो ए हो गया, वो ए की जो 2 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल ए की वैल्यू को, 1 रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल बी की वैल्यू को, और M1 के जो वैल्यू हो जाएगा डेट विल बी सल्फर का एटॉमिक मास 32 और यहाँ पे 16 2 32, ये हो जाएगा 64, और O2 डेट इज M2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 32। तो अगर M मिक्सचर हमको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए अगर एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना है तो हम दो गैसेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, M1A प्लस M2B डिवाइडेड बाय A प्लस B। तो M1 की वैल्यू हो गया कितना, डेट इज 64 इंटू स्मॉल a की वैल्यू हो गया 2 और M2 का वैल्यू हो गया 32 और स्मॉल b का वैल्यू हो गया 1 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 2 + 1। तो इसको आप सॉल्व कर लो, 64 2 जा ये हो जाएगा 128 प्लस 32 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 3। और यूनिट चूंकि एवरेज मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोलर मास वाला यूनिट हम यूज़ करेंगे, डेट इज ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Calculate M average of mixture containing O3 and O2 in 2:1 mass ratio।
मास रेशियो। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट मोल का रेशियो नहीं दिया है, मास रेशियो दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मास है तो हम मोल का रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी गैस दिया हुआ उसके मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, आपको मोल का रेशियो आ जाएगा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, फॉर्मूला हम एक ही यूज़ करेंगे, फॉर्मूला हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। ये जो गैसियस मिक्सचर है इसके अंदर दो गैस प्रेजेंट है, एक है ओजोन डेट इज O3 और दूसरा है O2। तो इसका आपको दिया गया है मास रेशियो, कितना दिया गया है 2:1 के रेशियो में। लेकिन हमारे फॉर्मूला में मोल रेशियो का ज़रूरत है, तो हम इसका मोल रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कितना होगा, तो मोल मास अगर 2 है तो इसको अगर ओजोन के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय ओजोन का मोलर मास कितना हो जाएगा 16 3 जा 48 इस 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 16 2 जा 32। अब अगर आप इस वैल्यू को अगर देखोगे तो ये जो वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 48 रेशियो को फॉर्म में है 1 डिवाइडेड बाय 32। तो हम इसको एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में यूज करेंगे। 2 डिवाइडेड बाय 48 इसे आप लिख सकते हो 32 डिवाइडेड बाय 1। ये 16 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ये 16 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो ये जो वैल्यू आ गया आपका डेट इज 4 डिवाइडेड बाय 3। दिस इम्प्लाइज 4:3। तो ये आपका O3 और O2 का आ गया मोल का रेशियो। तो ये वैल्यू जो हो गया 4 रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल a की वैल्यू को और 3 रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल b के वैल्यू को। तो अब आप फॉर्मूला लगाओ m एवरेज का, m एवरेज इक्वल्स टू m1a प्लस m2b डिवाइडेड बाई a प्लस b। तो m1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, O3 का जो मोलर मास होगा वो m1 के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा डेट इज 48, और O2 का जो मोलर मास होगा वो m2 के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा डेट इज 32। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लो, 48 इंटू a का वैल्यू हो गया 4 प्लस m2 की वैल्यू हो गया 32, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से और नीचे आ जाएगा a प्लस बी डेट इज 4 प्लस 7। इसको आप सॉल्व कर लो, 48 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 172 प्लस ये वैल्यू आ जाएगा आपका 96 डिवाइडेड बाय 7 और 4 11। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो, 6 और 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 7 16 का 6 आ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 11। इसको आप पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, बस आप इसमें यूनिट लगा लीजिए, चूँकि मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा डेट इज ग्राम पर मोल। तो इस हिसाब से आप इस तरह के क्वेश्चन को, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मोल का रेशियो लिया था, यहाँ पर हमने मास का रेशियो लिया है, उससे पहले एयर वाला में आपको परसेंटेज वाला दिया था। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके के, एक दो और क्वेश्चन हम इस पे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ calculate the molar composition of a gaseous mixture containing NO and NO2 gas whose average molar mass is whose average molar mass is 38।
आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, यहाँ पे आपको गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास दे करके आपसे दोनों गैस का परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा गया है। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया। आप चारों क्वेश्चन को अगर देखोगे तो चारों क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के हैं, एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है, लेकिन उसके जो एप्लीकेशन जो टाइप्स है वो अलग अलग तरह का है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो जो गैसियस मिक्सचर आपको दिया गया है, इसके अंदर 2 गैस एग्जिस्ट कर रहा है, एक NO और दूसरा NO2 गैस। आपसे पूछा गया है कि इस गैसियस मिक्सचर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना होगा, या फिर क्या बोला गया, मोलर कॉम्पोजिशन बोलिए या परसेंटेज, मोल परसेंट बोलो, एक ही बात है। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं मोलर कॉम्पोजिशन की, तो मान लीजिए ये X% है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस X% हो जाएगा, परसेंटेज मोलर कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे जो स्मॉल a की जो वैल्यू हो गया, ये x जो रिप्रेजेंट करेगा डेट विल बी स्मॉल a के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और 100 माइनस x क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल b का। और m1 की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो m1 का वैल्यू हो जाएगा डेट इज NO का मोलर मास। तो नाइट्रोजन का होता 14 और ऑक्सीजन का हो गया 16, 14 प्लस 16, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 30। और NO2 के अगर मोलर की मास की बात करते हैं तो M2 का जो वैल्यू हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 और ऑक्सीजन O2 का हो जाएगा 32, 14 प्लस 32, तो ये वैल्यू आ गया आपका 46। तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कीजिए। फार्मूला हमारा था M एवरेज का, M एवरेज इक्वल्स टू M1A प्लस M2B डिवाइडेड बाय A प्लस B। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में M एवरेज दिया हुआ डेट इज 38 दिया गया है, 38 इक्वल्स टू M1 के वैल्यू हो गया 30 इंटू X की वैल्यू हो गया, स्मॉल a की वैल्यू हो गया X प्लस M2 के वैल्यू हो गया 46 और स्मॉल b का वैल्यू हो गया 100 माइनस X डिवाइडेड बाय आप x प्लस a प्लस b अगर कीजिएगा तो a की वैल्यू हो गया x और b का वैल्यू हो गया 100 माइनस x। तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 100 बचेगा, जो इससे आप मल्टीप्लाई कर दो। इसको थोड़ा सा छोटा करके जगह बनाते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करो तो 138 से मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा, 3800 इक्वल्स टू 30x प्लस ये हो जाएगा 4600 माइनस 46x। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 3800 माइनस ये हो गया 4600 इक्वल्स टू 30x माइनस 16x। तो यहाँ से आ गया आपका माइनस 16x। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी माइनस में आ जाएगा, और ये जो वैल्यू हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 8, और ये यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे 0 0 आ जाएगा, और यहाँ से 16 में से ये हो जाएगा आपको 800 माइनस 800 इक्वल्स टू माइनस 16x। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, और 16 से आप इसको 50 टाइम्स कैंसिल कर सकते हो। तो x की जो वैल्यू आ गया, तो x की वैल्यू कितना आ गया 50। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इस मिक्सचर के अंदर जो NO का जो मोल परसेंटेज होगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन वो होगा 50%, और NO2 का भी जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 50%। तो आपको अगर क्वेश्चन में M एवरेज दे करके अगर अलग अलग गैसेस मिक्सचर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा जाता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम आपको एक इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक भी बतला सकते हैं कि अगर किसी गैसियस मिक्सचर में अगर मान लीजिए 2 गैसेस प्रेजेंट है और आपसे उस दोनों गैसेस का अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर पूछा गया है, तो ये ट्रिक आप एक याद रखो, कभी कभी ये काम आ जाता है कि आप क्या करो कि जो भी गैस दिया हुआ उसके मोलर मास का एवरेज निकालो। जैसे यहाँ पे जो गैस दिया गया NO दिया गया और NO2 दिया गया, ठीक है, इसको आप अलग से नोट डाउन कर लेना। NO दिया हुआ था, NO का जो मोलर मास है वो कितना है, डेट इज 30 प्लस, और NO2 का जो दिया गया वो कितना दिया गया 46
इसका एवरेज निकालिएगा, मतलब 2 गैसेस है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, ये आ गया 76 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू ये वैल्यू कितना आ गया 38। अगर कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको जो भी गैसियस दिया, जो भी गैस दिया गया, अगर उसके मोलर मास का एवरेज और आपको क्वेश्चन में जो मिक्सचर का एवरेज मोलर मास दिया गया अगर वो सेम आ जाता है तो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स दैट गैस आर प्रेजेंट इन 50:50 रेशियो, दोनों गैसेज का परसेंटेज कितना होगा 50-50% होगा। तो आप ध्यान रखना, अगर एम एवरेज इक्वल टू, अगर M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई 2, ये एम एवरेज आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा और M1 और M2 आप गैस जो दिया हुआ उसके हिसाब से कैलकुलेट करके निकालिए। और ये वैल्यू अगर सेम आ रहा है, ये वैल्यू अगर सेम आ गया क्वेश्चन वाली एम एवरेज का वैल्यू और M1 प्लस M2 का वैल्यू, इट मीन्स both gas are present in 50:50 रेशियो, 50:50 रेशियो बोल सकते हो, या दोनों का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा 50% करके होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हमने आज बात क्या सब किया, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बात किया और एवरेज मोलर मास के बारे में बात किया। तो एवरेज एटॉमिक मास एक आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए डिफाइंड होता है और एवरेज मोलर मास एक गैसियस मिक्सचर के लिए डिफाइंड होता है। तो इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी कर लिया। आई होप आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और वेपर डेंसिटी को पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर उसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे और फिर हम इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अभी तक हम जितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें हम वेपर डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।